हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। व्हाट इज लाइट? सी हाउ कैन वी सी ऑब्जेक्ट्स। वी देखो, आई जो है खाली रिसेप्टर है। रिसेप्टर का मतलब क्या है? आई इज अ सेंस ऑर्गन। आई कैन सी थिंग्स ओनली दो थिंग्स विच हैव देयर ओन लाइट। सच थिंग्स आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या हुए? जैसे स्टार्स हैं, स्टार्स की अपनी लाइट है, ठीक है। तो आई कैन सी ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन लाइट और द ऑब्जेक्ट्स विच रिफ्लेक्ट बैक द लाइट फॉलिंग ऑन देम। जैसे अगर आपको आपके घर के सामने टेबल में कोई बुक पड़ी है, बुक नजर क्यों आ रही है? क्योंकि बुक के ऊपर लाइट गिर रही है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आपकी आंखों तक आ रही है। तो जो ऑब्जेक्ट्स अपनी लाइट जिनके पास है वो विजिबल हैं, और जो ऑब्जेक्ट्स अपने ऊपर गिरती हुई लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं वो विजिबल है। इसीलिए जब रात को सोते समय हम एकदम लाइट बंद करते हैं तो हमें आसपास का कुछ भी नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब लाइट ऑन थी तो वो लाइट गिर रही थी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर और वही लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारी आंखों तक आ रही थी। मान लीजिए आपने अपने बेड के साथ एक पानी की बोतल रखी है, इसलिए ताकि जब आपको रात को प्यास लगे आप उसको पी लो, लेकिन द मोमेंट यू स्विच ऑफ द लाइट वो बोतल आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि पहले बॉटल के ऊपर लाइट गिर रही थी और लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक आ रही थी। लेकिन जैसे आपने लाइट ऑफ कर दी, फॉर फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड के लिए बॉटल आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमारी आंखों का जो इरिस है या प्यूपिल उसका साइज बढ़ जाता है, तो आपको आपकी आसपास की चीजें नजर आती हैं। वो अलग फिनोमेना है। लेकिन बेसिकली वही चीजें विजिबल हैं जिनकी या तो अपनी लाइट है या जो अपने ऊपर गिरती हुई लाइट को क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्ट। तो कहता व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट आपकी आंखों की तरफ आ रही है। बहुत छोटी क्लास में हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि हॉलो पाइप ले लो और उस हॉलो पाइप से आप किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, और जब आप उस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से हॉलो पाइप से उस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट से लाइट जो पाइप से उतरी आपकी आंखों तक आ रही है। लेकिन द मोमेंट यू बेंड द पाइप वो ऑब्जेक्ट आपको नजर नहीं आएगा। Why? Because of the property of light that it always travels in a straight line. इसीलिए अगर कोई लाइट का सोर्स है मान लीजिए आपके बीच में, और आप उस लाइट के सोर्स के आगे आ जाते हैं, तो आपकी क्या बन जाती है? शैडो। क्या बन जाती है? शैडो। क्योंकि आप लाइट के रास्ते में आ गए। आपकी शैडो क्यों बन रही है? क्योंकि आपके लाइट के रास्ते में आ गए। अगर लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती तो वो आपकी बॉडी को क्रॉस करके फिर सीधा निकल सकती थी, तो शैडो आपकी नहीं बनती। फॉर्मेशन ऑफ शैडो इज आल्सो बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट, इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। कभी कभी कमरे में एक बल्ब जला के आप उसके आगे अपना हाथ रखते हो तो सामने वाली दीवार पे आपकी क्या बनती है? शैडो। इसके पीछे कौन सी प्रॉपर्टी है? दैट लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। उसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट की शैडो सामने वाली स्क्रीन पे बनेगी। The speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second। 3 into 10 to the power 8 का मतलब क्या है? 3 के आगे 8 जीरो और लगा दो, इतने मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 करोड़ मीटर चल जाती है लाइट। 30 करोड़ मीटर एक सेकंड में लाइट चली जाती है। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। और ये स्पीड ऑफ साउंड के मुकाबले बहुत 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 ज़्यादा है। इसीलिए दिवाली नाइट पे या दिवाली वाले दिन जब हम देखते हैं कि कोई फायर क्रैकर ऊपर जा रहा है हवा में और वो फटता है, तो वो पहले हमें फटता हुआ नजर आता है, बाद में उसकी आवाज़ सुनाई देती है। बारिशों के दिनों में भी जब बारिश होती है तो कभी कभी हमें पहले बिजली कड़कती हुई नजर आती है और उसके 3 या 4 सेकंड के बाद उसकी आवाज़ सुनाई देती है। क्यों? बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज much more than speed of sound in air। साउंड के मुकाबले लाइट जो है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। इसलिए जब बादल गरजते हैं तो पहले बिजली दिखाई देती है, थोड़ी देर के बाद उसकी आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है। दूसरे बात कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे आप पानी के अंदर हाथ मारते हो तो पानी में लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को क्या कहते हैं? ये क्या है? वेव्स। क्या है ये? वेव्स। तो लाइट भी एक वेव है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आप 8th क्लास में चैप्टर पढ़ोगे साउंड। साउंड भी एक वेव है, लेकिन साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव रिक्वायर्स
मीडियम टू ट्रेवल। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि किसी पानी के टब में पानी भरा हुआ और आपने उसमें हाथ मारा तो वो पानी की लहरें ऐसे 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 ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन वो उसमें मीडियम है। मीडियम क्या है? वाटर है। और साउंड को भी मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। अगर आपको किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दे रही है तो उस सोर्स ऑफ साउंड जहाँ से साउंड पैदा हो रही है और आपके कानों के बीच में मीडियम है। मीडियम कौन सा है? एयर। ठीक है, लेकिन लाइट बिना किसी मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती है। लाइट मीडियम में भी ट्रैवल कर सकती है, लाइट बिना किसी मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती है। एक तो एग्जांपल हो गया कि लाइट इज ट्रैवलिंग थ्रू एयर। जो भी चीज़ें विजिबल हैं वो कैसे नजर आ रही है? या तो उनकी अपनी लाइट है जो हमारी आंखों तक आ रही है एयर के थ्रू, या उनके ऊपर गिरती हुई लाइट है जो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों के पास आ रही है थ्रू दी एयर। लेकिन लिक्विड में से भी लाइट पास करती है। उसका एक बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। घर में अगर आपके पास टॉर्च है तो टॉर्च को अपनी हथेली के नीचे ऐसे बंद करके चलाओ तो ये हिस्सा आपको लाल लाल नजर आएगा सारा। तो इस टॉर्च में और इस हिस्से के बीच में क्या है? ब्लड। क्या है? ब्लड। तो ब्लड में से भी लाइट ट्रैवल कर रही है। तो कहता है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इट हैज अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि 3 के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये बेसिकली कितना हो गया? 30 करोड़। 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। तो बहुत तेज ट्रैवल करती है लाइट। अब कहता है व्हाट इज विजिबल लाइट एंड व्हाट आर विजिबल ऑब्जेक्ट्स एंड व्हाट आर इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स। देखो जो सनलाइट हमारे पास आती है ना, जो सनलाइट हमारे पास आ रही है इसके 3 पार्ट्स हैं। एक है विजिबल। विजिबल पार्ट में 7 कलर्स हैं विद प्योर, और ये 7 कलर्स हमें नजर आते हैं जब बारिशों के दिनों में क्या बन जाता है? रेनबो। और वैसे भी आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि प्रिज्म में से अगर आप वाइट लाइट पास करते हो तो वो 7 कलर्स में ब्रेकअप हो जाती है। अब विजिबल लाइट में अलग अलग कलर्स हैं विद प्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इन सब की वेवलेंथ अलग है। अब सवाल पैदा होता है वेवलेंथ क्या हुआ? मैंने अभी आपको क्या बताया? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव। तो इस वेव की जो लेंथ है दैट इज नोन एज वेवलेंथ। वेवलेंथ मींस लेंथ ऑफ द वेव। तो जब हम वायलेट से रेड की तरफ बढ़ते हैं तो वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, इंडिगो की वेवलेंथ वायलेट से ज़्यादा है, ब्लू की वेवलेंथ इन दोनों से ज़्यादा है। इन सिंपल वर्ड्स, जब हम विजिबल लाइट में आगे बढ़ते हैं तो वायलेट से रेड की तरफ वेवलेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इट मींस जो विजिबल कंपोनेंट है लाइट का उसमें जो कलर है जिसकी सबसे कम वेवलेंथ है वो क्या है? वायलेट। और उसमें जो कलर है जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ है वो क्या है? रेड। अब वायलेट से कम जो विजिबल लाइट हमारे पास आ रही, वायलेट से कम जो लाइट आ रही है सन से, उसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। ये विजिबल नहीं है। और रेड से ज्यादा वेवलेंथ वाली जो लाइट हमारे पास आ रही है सन से, उसको कहते हैं इंफ्रारेड रेज, और ये भी विजिबल नहीं है। लेकिन जो हमें सूरज की गर्मी महसूस होती है वो इन रेज की वजह से होती है, इंफ्रारेड। लेकिन हमारी आई की एक कैपेसिटी है, हमारी आई की एक लिमिट है कि वो एक लिमिट से कम वेवलेंथ वाली लाइट को नहीं देख सकता और एक लिमिट से ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट को भी नहीं देख सकता। तो कौन कौन सी लाइट जो है वो नहीं देख सकता? एक अल्ट्रावायलेट, हमारी आई अल्ट्रावायलेट आई रेज को नहीं देख सकती। सन से अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ की तरफ आ रही हैं लेकिन ये विजिबल नहीं है। और जो अर्थ के आसपास ओजोन की लेयर है इन अल्ट्रावायलेट रेज को रोक रही है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज हमारे लिए हार्मफुल होती है। और सन से जो ऐसी रेज आ रही है जो विजिबल तो नहीं है लेकिन जिसकी वजह से हमें सन की गर्मी महसूस होती है, ये कौन सी रेज है? इंफ्रारेड रेज। और इंफ्रारेड रेज की जो वेवलेंथ है वो रेड से भी ज़्यादा है, और क्योंकि इसकी वेवलेंथ रेड से ज़्यादा है ये विजिबल नहीं है। तो कोई भी ऐसी इनविजिबल रे जिसकी वजह से आपको गर्मी महसूस हो रही है वो कौन सी रे है? इंफ्रारेड रेज। ठीक है, तो विजिबल लाइट जो है उसकी वेवलेंथ वायलेट से लेके रेड की वेवलेंथ के बीच में होती है। कोई भी लाइट अगर उसकी वेवलेंथ वायलेट से कम है तो वो हमें नजर नहीं आएगी। कोई भी लाइट जिसकी वेवलेंथ रेड से ज्यादा वो भी हमें नजर नहीं आएगी। तो कहते हैं व्हाई सम ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल
and some are white and some are black. Mind you, white object is also visible. जो ऑब्जेक्ट अपने ऊपर गिरती हुई सारी लाइट को वापस फेंक दे, जो रिफ्लेक्ट कर दे all the light falling on it, that appears to be white, that appears to be white. और जो अपने ऊपर गिरती हुई सारी लाइट को क्या कर ले, absorb, वो क्या लगता है, ब्लैक. ठीक है. लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि जो रोज है वो रेड क्यों नजर आता है और जो ग्रास है वो ग्रीन क्यों नजर आती है? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा वो वाइट है, जो ऑब्जेक्ट सारी लाइट को ऑब्जॉर्ब कर लेगा वो ब्लैक है. लेकिन जो ऑब्जेक्ट सारी लाइट जो उसके ऊपर गिर रही है, और लाइट के क्या पार्ट है, प्योर था, और जो ऑब्जेक्ट सारी लाइट ऑब्जॉर्ब कर ले लेकिन एक कलर वापस फेंक दे, कौन सा, रेड, वो कैसे लगेगा हमारे को, रेड. रेड रोज या एनीथिंग व्हिच अपीयर्स टू बी रेड absorbs all the 6 components of light. There are basically 7 components of light. There are 7 parts of visible light: violet, indigo, blue, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. तो जो ऑब्जेक्ट इन 6 पार्ट्स को अब्सॉर्ब कर ले लेकिन वापस क्या फेंक दे, रेड कलर, वो कैसा लगेगा हमारे को, रेड. तो इस बेस पे भी आंसर दे सकते हैं कि व्हाई ग्रास अपीयर्स टू बी ग्रीन. Grass appears to be green because it absorbs all the colors, but it reflects back green color. तो एक बात तो तय हो गई कि जो ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी लाइट है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट अपने ऊपर गिरती हुई लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं वो विजिबल है. लेकिन विजिबल ऑब्जेक्ट भी वाइट हो सकते हैं जो अपने ऊपर गिरती हुई सारी लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट, और जो अपने ऊपर गिरती हुई सारी लाइट को क्या करते हैं, अब्सॉर्ब, वो क्या होगा, ब्लैक. और जो 7 कंपोनेंट्स में से कोई एक कंपोनेंट वापस फेंक दे तो उस ऑब्जेक्ट का वही कलर होगा जो कंपोनेंट वो वापस फेंक रहा है. जैसे रोज विल अपीयर टू बी रेड बिकॉज़ इट रिफ्लेक्ट्स बैक ओनली रेड कलर आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ विजिबल लाइट. ग्रास अपीयर्स टू बी ग्रीन बिकॉज़ इट रिफ्लेक्ट्स ओनली ग्रीन कलर आउट ऑफ 7 कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट. देन व्हाट इज इनविजिबल कलर, व्हाट इज इनविजिबल ऑब्जेक्ट? The object which allows the light to pass through it. देखो, एक होता है घर में शीशा जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, वो होता है लुकिंग मिरर. लेकिन एक शीशा ऐसा होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, और अगर उस ट्रांसपेरेंट शीशे को आप बहुत अच्छे तरीके से साफ कर दो तो किसी किसी एंगल से वो आपको नजर ही नहीं आता. नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट. जिस ऑब्जेक्ट के आसपास लाइट पार हो जाए, आर पार हो जाए, वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, इनविजिबल. ठीक है. इसका आपको एग्जांपल देते हैं. एयरपोर्ट पे या कभी कभी अगर आप देखोगे कि किसी जगह पे नया घर बन रहा है, नई बिल्डिंग बन रही है, तो उसमें जो खिड़की पे शीशे लगाए जाते हैं उस पर ऐसे करके एक मार्क लगा दिया जाता है. वो मार्क इसलिए लगाया जाता है अगर वो शीशा बिल्कुल नया है और बिल्कुल अच्छे से साफ है तो किसी किसी एंगल से वो आपको नजर ही नहीं आएगा. तो इसलिए किसी को नुकसान ना हो जाए, उस शीशे से टकरा ना जाए, इसलिए उसके ऊपर मार्क लगा देते हैं. बड़े बड़े होटल्स में, एयरपोर्ट्स में शीशे के जो डोर्स होते हैं खुलने बंद होने वाले, उसमें ऐसे रेड कलर का मार्क लगा दिया जाता है. वो रेड कलर का मार्क किससे लगाया जाता है? क्योंकि जब इस शीशे को अच्छे से साफ कर दिया जाएगा तो किसी किसी एंगल से विजिबल नहीं होगा, तो इसलिए उसके ऊपर रेड कलर का एक मार्क लगा दिया जाता है, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे शीशे का डोर है. ठीक है. तो जिस ऑब्जेक्ट के आर पार लाइट हो जाए वो क्या है, इनविजिबल. अब अगला कंसेप्ट है हमारा, लाइट से रिलेटेड कौन से फिनोमिनन है जो हमारे डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं. और सबसे बड़ा फिनोमिनन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल तब होता है जब या तो उसकी वो खुद ही सोर्स ऑफ लाइट हो, जैसे सन है, जैसे बर्निंग कैंडल है, जलती हुई मोमबत्ती. ठीक है, ये सोर्स ऑफ लाइट है.
तो या तो उसका अपना सोर्स ऑफ लाइट हो या फिर वो क्या हो, वो अपने पर गिरती लाइट को क्या कर रहा हो, रिफ्लेक्ट। ठीक है, आप अपने घर में खड़े हैं, आप अपने घर के किसी और मेंबर को देख रहे हैं, तो वो दिख क्यों रहा है आपको, क्योंकि उसके ऊपर जो लाइट गिर रही है वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक आ रही है। लेकिन इसका एक और फिनोमिना जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, जब हम अपनी शक्ल देखते हैं शीशे में, तो उस केस में क्या है, वी आर सीइंग आवर रिफ्लेक्शन। जब हम किसी और ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं डायरेक्ट, तो हम उसकी रिफ्लेक्शन नहीं देख रहे हैं, हम उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। लेकिन जब हम शीशे में अपने आप को देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, अपनी रिफ्लेक्शन। क्या देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन। तो जब हम अपनी रिफ्लेक्शन देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, अपनी इमेज। इमेज का मतलब क्या हुआ, कभी कभी जब सुबह उठ के स्कूल के लिए तैयार होते हैं, शीशे में अपनी शक्ल देख रहे हैं, बस क्लियर नजर नहीं आ रही, तो कपड़ा लेके शीशा साफ करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें अपनी इमेज साफ नजर नहीं आ रही। तो व्हाट इज इमेज, इमेज इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर अ मिरर, या कोई ऐसी चीज जो लाइट को क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट। खाली मिरर में इमेज बनती है नहीं, आज जब घर आप खाना खाने के लिए बैठोगे तो जो स्टील की प्लेट है, स्टील की प्लेट को साफ करो, उसमें देखो, उसमें भी आपको अपनी इमेज नजर आएगी, चाहे क्लियर नजर ना आए लेकिन इमेज नजर आएगी। क्यों, क्योंकि वो भी क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से भी हमें इमेजेस नजर आती हैं शीशे में या किसी भी ऐसे सरफेस में जो क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो। कभी कभी किसी का जब नया घर बनता है, मार्बल का फ्लोर होता है और मार्बल के फ्लोर पे पॉलिश की जाती है, चमकता है फ्लोर, तो उस फ्लोर में भी आपको अपनी शक्ल नजर आएगी, क्योंकि उसमें भी क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो कहता है कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिससे इमेज बन जाए वो क्या है, मिरर। वो क्या है, मिरर। अब इमेज बनती कहाँ है, जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करें, वहां पे क्या बन जाती है, इमेज। ठीक है, अब मिरर को समझने के लिए, प्लेन मिरर को समझने के लिए पहले हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव। स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या है, किसी स्फेयर को हमने काट दिया और उसके एक पार्ट को पॉलिश कर दिया, तो वो क्या बन गया, स्फेरिकल मिरर। तो ये क्या बन गया हमारे पास, कनकेव मिरर। क्या बन गया, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का सबसे अच्छा एग्जांपल आपके घर में स्पून है, स्पून, चम्मच। चम्मच का जो अंदर वाला हिस्सा है ये कनकेव मिरर है, और चम्मच का जो बाहर वाला हिस्सा है ये कन्वेक्स मिरर है। लेकिन कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों किससे बनते हैं, स्फेयर से। किसी गोले को काट के, किसी स्फेयर को काट के क्या बनते हैं, कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर। ठीक है, और जिस गोले को काट के कनकेव या कन्वेक्स मिरर बनता है, उसके पॉइंट को, सेंट्रल पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द स्फेयर। और जो मिरर का सेंटर है, मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट है उसको कहते हैं पोल। क्या कहते हैं, पोल। जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल है, वैसे ये भी क्या है, पोल। और अगर इस पोल को आप सेंटर से ज्वाइन कर दो तो जो लाइन बनेगी उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा एक बात ध्यान रखो, कनकेव और कन्वेक्स मिरर आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन जो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है इसको समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ। क्योंकि जब आप प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन करोगे तो ये जरूरी है कि आपको ये पता हो कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो प्लेन मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस समझने से पहले आप कन्वेक्स और कनकेव मिरर में समझो। जब किसी स्फेयर को काट के मिरर बनाया जाता है, ठीक है, जैसे इस स्फेयर को काट के मैंने क्या बना दिया है, मिरर। कौन सा मिरर, कनकेव मिरर। तो इस कनकेव मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट है दैट इज नोन एज पोल, और इस स्फेयर का जो सेंटर है, ठीक है, जब उसको हम ज्वाइन कर देंगे तो ये लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपके पास घर में स्पून है तो स्पून का जो ये पॉइंट है बीच वाला, ये पोल है, और इससे क्या जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ आई। अब कहता प्लेन मिरर में
प्लेन मिरर जो है वो स्फीयर का पार्ट नहीं होता। प्लेन मिरर जो है स्ट्रेट है, उसका एक पार्ट पॉलिश्ड है और एक पार्ट पॉलिश नहीं है। तो उसका पोल हम कहीं पे भी बना सकते हैं, उसका पोल हम यहाँ पे भी ले सकते हैं। अगर कंकेव मिरर है तो उसका पोल हमेशा सेंटर में होगा, अगर कन्वेक्स मिरर है तो उसका पोल हमेशा सेंटर में होगा। लेकिन प्लेन मिरर का पोल आप कहीं पे भी ले सकते हो। और प्लेन मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता क्योंकि इट इज प्लेन। तो जो एक सीधी लाइन हम पोल से बना देते हैं उसको हम कहते हैं ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्लेन मिरर के केस में आप प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर बना दो, नीचे बना दो। लेकिन अगर आप रे डायग्राम बना रहे हो तो कोशिश ये करो कि प्रिंसिपल एक्सिस हम बीच में बनाएं, उससे हमारा रे डायग्राम नीट और क्लीन बनेगा। ठीक है। अब कहता है हाउ डज इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। व्हाट इज इमेज? इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन of the rays coming from the object focus at a point. Image is formed when the ray coming from the object focuses at a point. हमारे रेटिना पे, हमारी आंखों के पर्दे पे जब वो रेज मीट करती है तो वहाँ पे क्या बनती है, इमेज। अगर किसी ऑब्जेक्ट से हमारे पास रेज आ रही है, पहली बात तो किसी भी ऑब्जेक्ट से हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आती हैं, अनगिनत, और सब की सब एक ही पॉइंट पे फोकस करती हैं, तब जाके क्या बनती है, इमेज। जब सब की सब एक ही पॉइंट पे फोकस नहीं करती, उससे पहले फोकस कर जाती हैं या उससे बाद में फोकस करती है, तो वो इमेज हमें साफ नजर नहीं आती। फिर हमें क्या लगानी पड़ती है, स्पेक्स। ठीक है। तो इमेज क्या है? इमेज इज फॉर्म्ड वेयर द रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मीट और वेयर द रेज रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट मीट एट अ पॉइंट विद द इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज फॉर्मेशन अभी इस क्लास में डिस्कस नहीं करते, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समझने में दिक्कत आएगी। लेकिन जितना मैंने आपको कराया है उसको एक बारी अच्छे से आप सुनो, अच्छे से समझो। कोई डाउट है तो मेरे से पूछो। इसके नोट्स में अभी आपको भेज दूंगा साथ में इसके, ठीक है, तो उससे क्लियर हो जाएगा। बाय टिल देन।